हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। ठीक है, चलिए उसके बाद भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत जो है आपका यानी कि क्लाडियस टोल्मी। ठीक है, किसने दिया था? क्लाडियस टोल्मी। क्लाडियस टोल्मी। ठीक है, टोल्मी, क्लाडियस टोल्मी। ये जो है भूकेंद्री का सिद्धांत दिए थे कब? 140 ईस्वी में। ठीक है, क्लाडियस टोल्मी जो है वो भूकेंद्रीय सिद्धांत 140 ईस्वी में दिए थे। चलिए नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट है कि पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस जो है वो ये दर्शाए थे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह उसकी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, किसने? यानी निकोलस कोपरनिकस ने ये दर्शाया। ठीक है, उसके बाद इस सिद्धांत को जो है सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद केपलर ने क्या दिया? ग्रहीय कक्षाओं के नियम, यानी ग्रह के कक्षाओं के नियम जो है वो केपलर दिए। उसके बाद भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, और दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन क्या है? न्यूटन क्या है? तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण, वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपचूषण के कारण या क्षणिक तृप्ति के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी तारे जो है वायुमंडल में विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो तारा जो है यानी कि खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, उसके बाद तारा में जो है, तारा में 70%, ठीक है, तारा में 70% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद 28%, 28% यानी कि 28% जो है, 28% क्या होता है आपका? हीलियम। ठीक है, हीलियम 28%। उसके बाद 1.5%, 1.5% होगा आपका कार्बन। कार्बन क्या? कार्बन, हाँ, कार्बन 1.5% क्या हो गया? कार्बन। ठीक है, उसके बाद बच गया आपका क्या? 0.5%, यानी 0.5% में आपका हो जाएगा नियॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, नियॉन और हाइड्रोजन हो जाएगा 0.5%। उसके बाद आपका 0.5% में तो और सारे भी तत्व, जैसे लौ हो गया, लौ और भी भारी तत्व होते हैं। ठीक है, तारे 3 रंग के होते हैं, एक होता है लाल, दूसरा सफ़ेद और तीसरा नीला। तारे का जो पृष्ठताप वो अपेक्षाकृत निम्न होता है और लाल होते हैं। उसके बाद उच्च पृष्ठताप वाले जो तारे सफ़ेद होते हैं, जो ज़्यादा यानी कि ताप वाला होगा वो तारा सफ़ेद दिखेगा, जबकि जिनका ताप अत्यधिक उच्च होता है तो पृष्ठ का जो ताप है वो अत्यधिक उच्च होता है तो नीले रंग के होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ों में डैश पाया जाता है।
प्रस्रव्य ध्वनि, अवरक्त संसूचक तंत्र, रेडियो तरंग सूचक तंत्र और प्रकाशीय संचार क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्रव्य ध्वनि। ठीक है, यानी चमगादड़ जो है प्रस्रव्य ध्वनि, चमगादड़ में प्रस्रव्य ध्वनि यानी तंत्र पाया जाता है जो 20,000 क्या 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को कहा जाता है प्रस्रव्य ध्वनि। ठीक है, और ये जो है चमगादड़ सुन सकता है। उसके बाद प्रस्रव्य तरंग मनुष्य के कान, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य यानी कि मनुष्य सुनेगा 20 से लेकर के 20,000 के बीच। ठीक है, 20 से लेकर के 20,000 के हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, जिसको हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं, यानी श्रव्य तरंग। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 बीच के जो ध्वनि होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से यानी 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं, अवसरव। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाले को बोलते हैं अवसरव। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये 20,000 अधिक जो है, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक है वो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब जो है सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक या बुनियादी रंग डैश है। ऑप्शन ए लाल, पीला, हरा, ऑप्शन बी लाल, नीला और हरा, ऑप्शन सी लाल, नारंगी और हरा, ऑप्शन डी लाल, जामुनी और नीला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक रंग जो है वो कौन कौन है, लाल। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा, लाल, नीला और हरा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राथमिक रंग। उसके बाद प्राथमिक रंग के मिलाने से और सारे रंग भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक रंग कौन होता है, तो पीला, मैजेंटा एवं पिकांक नीला, जिसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। जब दो रंगों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, मिलाने से श्वेत प्रकाश, जब दो रंगों को परस्पर मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो जो होता है तो उसको पूरक रंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लाल और पिकाक नीला को मिला दीजिए तो सफ़ेद बनेगा, नीला प्लस पीला को मिला दीजिए तो सफ़ेद बनेगा, हरा प्लस मैजेंटा को मिला दीजिए तो सफ़ेद बनेगा, लाल प्लस हरा प्लस नीला तीनों को मिला दीजिए तो सफ़ेद बनेगा। अच्छा, टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न में क्या प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा जो है विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष। ठीक है, परावर्तन जो होता है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इस सब का जो है एक अच्छा इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग बैजानी हपिनाला बोलते हैं, इसमें 7 रंग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी सीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट, शुष्क सेल। ठीक है, उसके जो बीच में एक छड़ होता है वो आपका ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा होता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ये मलहम बनाने में, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, पोर्सेलिन जो चमकाने में जो प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको बता दें ZnCl2, ठीक है, यानी कि जिंक क्लोराइड, तो इसका उपयोग जो है आप टेक्सटाइल उद्योग में करते हैं, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि सब में, ठीक है, जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद आपका है ZnS, ठीक है, तो ZnS के बारे में जान लीजिए। तो इसका प्रयोग हम लोग श्वेत पिगमेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में विभिन्न धातु लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड हो गया जिसका संकेत Pb यानी गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है।
लेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में आपका कोयला, रेडियम, यूरेनियम और डीजल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है वो आपका नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में संलयन करने के लिए करीब 108 केल्विन के उच्च ताप चाहिए, अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम कितना, यूरेनियम 200 आपका हो गया 200 कितना 35। ठीक है, 235 और प्लूटोनियम हो जाएगा आपका 239। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो ऑप्शन ए में है पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन और सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, टेफ्लॉन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि लोहे एवं इस्पात में जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जस्ते ठीक है, यानी कि जस्ता की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यशद लेपन या जस्तीकरण। ठीक है, उसके बाद पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, इस सब के द्वारा जो है लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। उसके बाद लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है एक्स किरण, ऑप्शन बी में है गामा किरण, ऑप्शन सी में है अल्ट्रासाउंड और ऑप्शन डी में है अल्ट्रावायलेट किरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रासाउंड करा करके और हम जो है गर्भाशय में शिशु के विकास के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो गर्भाशय में जो है अल्ट्रासाउंड से बच्चा की वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं। उसके बाद 3D चित्रण, ठीक है, 3D चित्रण होता है, यानी कि सोनोग्राफी से जो है गर्भाशय में शिशु का लिंग का भी पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने भ्रूण हत्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने भ्रूण हत्या जो है वो रोकने के लिए एक कानून बनाया। कब बनाया? 1994 में। ठीक है, 1994 में ये कानून बना कि डॉक्टर द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय क्या है? अपराध है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में लड़का लड़की के बीच जो है लिंगानुपात का अंतर का भी एक कारण है। ठीक है, क्योंकि भ्रूण हत्या से जो है वो लिंगानुपात में जो है वो कमी हो सकती है। उसके बाद एक्सरे की खोज किसने की? रोंटजन। एक्सरे की खोज किसने की? रोंटजन ने की, जिसका उपयोग जो है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद परावैंगनिक किरण का खोज रीटर ने किया, रीटर। ठीक है, गामा किरण की खोज वैगुलर ने किया। ठीक है, इसकी विधन क्षमता जो है वो अत्यधिक होने के कारण क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया तथा और क्या, यानी कि कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता भी की जाती है। गामा किरण जो है उसका भेदन क्षमता, ठीक है, वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद भारत में भ्रूण हत्या सर्वाधिक कहाँ होता है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। उसके बाद आपका जो किरण है अल्फा, बीटा और गामा, ये सभी किरण जो है रेडियो सक्रिय किरण होते हैं, जो परमाणु के विखंडन द्वारा क्या होता है? बनता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे कम होता है। उसके बाद बीटा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या? गामा, यानी सर्वाधिक वेधन क्षमता आपका, यानी सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे अधिक आपका जो है वेधन क्षमता हो जाएगा गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण के पहले यानी बीटा, और सबसे कम हो जाएगा आपका अल्फा का। ठीक है, चलिए उसके बाद वेधन क्षमता जो है किसी भी उत्तक को आसानी से, यानी वेधन क्षमता कहने का मतलब किसी भी उत्तक को जो है वो
आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद पिसिकल्चर या सेरीकल्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े को पालने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर क्या होता है? ये होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। उसके बाद आपको बता दें पिसिकल्चर, तो ये है मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर है बागवानी का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी का अध्ययन। उसके बाद आपको बता दें सेरीकल्चर हो गया। अब सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है? तो सिल्वीकल्चर जो है कास्ट पेड़ों, ठीक है, जो संवर्धन होता है पेड़ों का, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण, अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी एंडोलिम्फ, ऑप्शन सी पेरिलिम्फ, ऑप्शन डी ओटोकोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु। क्या हो जाएगा? वायु। ठीक है, मनुष्य के मध्य कान में, ठीक है, वो वायु यानी कर्ण अस्थियों के अलावा वायु भी होता है। ठीक है, अच्छा, शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स, ठीक है, कौन है? स्टेप्स, जो कान की हड्डी है। ठीक है, और सांस जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो लगभग 400 ml पानी जो है प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जो है श्वास मतलब कि श्वसनीय पदार्थ जिसको बोलते हैं वो है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, उसके बाद किसका होता है? वसा का होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा का भंडारण जब समाप्त होने लगता है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो भंडारण समाप्त होने के बाद जो है वो प्रोटीन का श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन एक क्या है? अपचयी क्रिया है। ठीक है, इससे श्वसन होने से क्या होता है? शरीर के भार में कमी होती है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कान के कितने भाग होते हैं? तो कान के जो आपका 3 भाग होता है। कौन कौन होता है? एक होता है बाह्य कान, दूसरा मध्य कान, ठीक है, उसके बाद आंतरिक कान। ये सब कान के पार्ट्स है, यानी 3 भाग होता है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। आंतरिक कान में जो है ये आपका कोक्लिया होता है, जिसमें द्रव होता है। कोक्लिया में द्रव भरा होता है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोलिथ, जिसे हम लोग ऑटोलिथ बोलते हैं। वो क्या करता है? शरीर को संतुलन करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मध्य कान जो है वो मध्य कान में म्यूकस ग्रंथि होता है। अब म्यूकस ग्रंथि जो है वो आपका यानी कि धूल कण जो होते हैं ना उसको अंदर जाने नहीं देता है। म्यूसिन का स्राव करता है और धूल कण को अंदर जाने नहीं देता है। उसके बाद है आपका बाह्य कान। तब बाह्य कान जो है, बाह्य कान को पिन भी कहते हैं, पिन। ठीक है, वो उपास्थि का बना होता है बाह्य कान, और एक प्रकार का वो संयोजी उत्तक। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओस्लो, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम कहाँ है? यानी कि स्वीडन। ठीक है, और ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। ये जो है 10 यानी दिया जाता है, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार आपका रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? तो गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि यानी पुस्तक जो है गीतांजलि साहित्य, उसके यानी साहित्य पुस्तक, तो उसके क्षेत्र में यानी कब मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के। दूसरा नंबर पर थे सीवी रमन, यानी भौतिकी के क्षेत्र में उनको दिया गया था।
उसके बाद तीसरा नंबर पर थे, कब दिया गया था सीवी रमन को? 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद मिला था हरगोविंद खुराना को, यानी कि 1968 में, ठीक है, 1968 में हरगोविंद खुराना। उसके बाद मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 में। एस चंद्रशेखर, इनको मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए 1900 कब? 1983 में, ठीक है, 1983 में मिला था। और उसके बाद आपको अमर्त्य सेन, इनको मिला था अर्थशास्त्र में, कब मिला था? 1998 में, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार यानी कि आपका साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, ये सभी यानी कि कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओस्लो। ओस्लो कहाँ है? ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंचकस के पार्ट है? हैंडल, शॉक, ब्लेड या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो है वो पेचकस, ठीक है, पेचकस के पार्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 5, 6 और 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 किस में होते हैं? तो 4 आपका पोलो में होता है, ठीक है। और 6 किस में होता है? तो 6 आपका वॉलीबॉल में होता है। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। चलिए, और कब ये 7 किस में होते हैं? तो जैसे वाटर पोलो हो गया, कबड्डी हो गया, नेट बॉल हो गया, इस सब में कितना होता है? 7 होता है, 7 खिलाड़ी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमियम स्टील है फेरस एलॉय, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल या नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फेरस एलॉय, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालात में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है टेम्परिंग, ऑप्शन बी है एनीलिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। यानी नॉर्मलाइजिंग विधि द्वारा जो है ना स्टील पर ठंडा या गर्म हालात में जो है कार्य करने के बाद वो सामान्य दशा में उसको लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? ओम, फैराडे, साइमन और हेनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साइमन। ऑप्शन नंबर सी, साइमन हो जाएगा। यानी चलिए अब कुछ देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि साइमन क्या है, मतलब चालकता क्या है से जान लीजिए। पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाह होने में सुगमता, यानी जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाए, ठीक है, तो उसको चालकता बोलते हैं। और चालकता को हम लोग क्या चीज़ से? कैपिटल जी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है कि चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपया मूल्य के ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी कि आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए
1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन यानी कि ये जो है कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करता है। उसके बाद उसके अतिरिक्त जो भी करेंसी नोट जो है वो होता है उसको कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, चलिए आपको एक चीज़ बता दें कि 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा जो है वो उससे कम के जो भी मतलब सिक्के थे वो कब से बंद हुए? तो वो हुआ था 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011 से जो है 25 पैसे से कम के जो भी वैल्यू के यानी सिक्के थे वो 1 जुलाई से पहले 1 जुलाई 2011 को क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, महात्मा गांधी का चित्र जो है सर्वप्रथम कौन सा नोट पर आया था? तो 10 का नोट और 100 का नोट। ठीक है, ये 1996 में, ठीक है, 1996 में 10 एवं 100 के नोट पर नोट में 1996 में है। 50 और 500 के नोट पर 1997 में। ठीक है, महात्मा गांधी का चित्र सर्वप्रथम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, अस्थायी चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अस्थायी चुंबक। क्या हो जाएगा? अस्थायी चुंबक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अस्थायी चुंबक क्या होता है? तो अस्थायी चुंबक बोलते हैं कि वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व उसमें समाप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है वो नर्म लोहा, जिसको मृदु लोहा भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक जो है यूज होता है आपका विद्युत घंटी हो गया, उसके बाद डायनमो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? अस्थायी चुंबक का यूज होता है। और उसके बाद अस्थायी का अस्थायी जो होता है वो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्लिन किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए जर्मनी, यूके, स्पेन और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, किसका राजधानी है बर्लिन? तो जर्मनी का। किसका? जर्मनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO, ठीक है, ISO 9001 मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं आभूषण शुद्धता, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता प्रबंधन या पर्यावरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या? गुणवत्ता प्रबंधन, यानी ये जांच करता है कि क्वालिटी जो है कितनी मतलब अच्छी है, क्वालिटी की जांच करता है। ठीक है, और ये मानक एक प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये आपका हो गया 9001 और एक होता है आपका 9202। ठीक है, 9202, तो ये क्या है? तो ये है आपका गुणवत्ता का प्रबंधन तो हो ही गया। उसके बाद ये है आपका आभूषण शुद्धता। आभूषण शुद्धता जो है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आभूषण शुद्धता, तो ये किससे होता है? यानी कि 9202। ठीक है, ये ISO 9202 जो है वो आभूषण शुद्धता की जांच करता है। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा का कौन है? मतलब तो ये हो जाएगा ISO है 22,000। ठीक है, यानी 2230। ठीक है, 21 का खाद्य सुरक्षा का हो गया आपका। उसके बाद है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण आपका ISO हो जाएगा 14001। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन जो है ISO ये प्रमाण पत्र जारी करता है 14001। ठीक है, चलिए उसके बाद है सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था का तो ये आपका हो जाएगा 27001। ये सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मस्जिद जिस तरह इस्लाम से संबंधित है उसी तरह चर्च किससे संबंधित है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म से, सिख मत से, ईसाई से और बौद्ध से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि आपका चर्च जो है वो किससे, ईसाई से संबंधित है। ठीक है, यानी जैसे कि मस्जिद इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उसमें उसका पूजा स्थल है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का जो है उसका पूजा स्थल क्या है, चर्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व जो है गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, या दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो घनत्व पूछ रहा है तो गर्म करने पर घनत्व जो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जब गर्म करेंगे तो किसी भी पदार्थ का जो अणु है, अणु क्या होगा, उसकी जो घनत्व है वो कम जाएगा। अणु का जो उसमें जो कण है वो गर्म होने पर, जैसे किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो फैलता है, मतलब कि उसके अंदर जो अणु है, ठीक है, वो गर्म होने पर क्या होता है, यानी कि फैलता है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व कम जाएगा, घनत्व क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, और गर्म करने पर उसके अणु टूटते हैं, ठीक है, इसके कारण। और एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या, पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जल जो है एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आपका 0 डिग्री से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है ये, यानी कि गर्म, यानी खोलने का जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया, तो ये आविष्कार किए थे सेल्सियस। ठीक है, अपने नाम पर ये है, मतलब ये कहाँ के थे, स्वीडन के। सेल्सियस कहाँ के थे, स्वीडन के थे, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के थे सेल्सियस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है, तो कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि इससे पहले एक क्वेश्चन में देखे थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, कैमरा, सिनेमा, स्पेक्ट्रोस्कोप या पेरिस्कोप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैमरा। यानी दृष्टि के पश्चदीप जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका किस चीज़ का, यानी कि कैमरा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैमरा का निर्माण किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का यानी मानव नेत्र का जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। और दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष जैसे हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो जैसे निकट यानी कि उसको जो है निकट की वस्तु तो देख लेता है, लेकिन क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, यानी कि उसका अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दूर दृष्टि दोष में जो है वो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और जरा दृष्टि में तो न तो दूर की दिखाई देता है और न नज़दीक की। तो जरा दृष्टि दोष जो है वो वृद्धावस्था में होता है। आँख का जो संवेदन क्षमता होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ है, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और कमज़ोर हो जाती है। इसमें जो है जरा दृष्टि दोष में जो है हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए है वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, ये जो है क्या है, ग्रीन हाउसेस गैस है, ग्रीन हाउस। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। उसके बाद ठोस अवस्था में जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शुष्क वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुष्क। चलिए, तो ठोस जो CO2 होता है उसको यानी कि बर्फ अवस्था में CO2 ठोस अवस्था में बर्फ जो होता है वो आपका शुष्क, ठीक है, शुष्क यानी कि बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और अर्धचालक, अर्धचालक कहने का मतलब हुआ कि अर्धचालक ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो कहीं रिक्त हो जाता है, ठीक है, पूरा मुक्त, तो इसी को बोलते हैं क्या, अर्धचालक। उसके बाद जैसे विद्युत का चालकता, ठीक है, सामान्य ताप पर चालक जो है और विद्युत रोधी पदार्थों में आपका चालकता जो है वो मध्य होता है, दोनों मध्य होता है। उसके बाद सिलिकॉन भी जर्मेनियम की तरह मतलब सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, ठीक है। अर्धचालक का प्रयोग जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रांजिस्टर जो उपकरण है उसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ऑप्शन ए है, यह डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त है, यह एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करती है, ऑप्शन डी, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, केवल प्रत्यावर्ती धारा जो है उसमें जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का उपयोग होता है, एल्युमिनियम, ताम्र, सिलिकॉन और रजत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के संचालित में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन तत्व जो क्या है अर्धचालक, यानी अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। उसका सोलर प्लेट, सोलर प्लेट में भी क्या होता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद आईसी, ठीक है, आईसी जो है उसमें भी सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में जो है मीथेन होता है, क्या होता है, मुख्यतः मीथेन होता है, यानी कि जिसका सूत्र होता है क्या, CH4, ठीक है, मीथेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, उच्चतम, ठीक है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी भाप अंगार गैस, ऑप्शन सी कोयला गैस, ऑप्शन डी इंडियन गैस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, यानी भाप अंगार गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है जो जब प्लेट
को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर को क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन डी धातु पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है, स्लैग, तो गलित लोहा, ऑप्शन बी गलित सैंड, ऑप्शन सी गलित एलुमिना और ऑप्शन डी गलित कैल्शियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन होता है, जिसका नाम आपको बताना है। इस्पात, हाँ, इस्पात या आयरन का जो पतली परत का लेपन होता है उसको क्या बोलते हैं, तप्त, निमज्जन, कलई करना, यसद लेपन और डी विद्युत लेपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता बताना है, तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है, 91 से 92%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, मांसपेशियों के संकुचन में, हृदय की धड़कन में, तंत्रिका आवेग में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हृदय की धड़कन में सोडियम पंप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व फास्फोरस, जिंक, लोहा, कैल्शियम। तो सही, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक कौन पाया जाता है, लोहा। ठीक है, Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इंसेक्ट यानी कि कीट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पोलियो किससे होने वाला रोग है, वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मारे जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं की प्लाज्मा बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाता है, या फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फसल चक्र जो है भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होता है, उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।